देखिए, डाइट का फॉर्म भरते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना है वो आपको बता देता हूं मैं। लगभग सारी चीजें मैंने पढ़ ली है प्रोस्पेक्टस में, वही हैं जो पहले होती थी। कोई बड़ा बदलाव मुझे यहाँ पे नहीं दिखा, केवल एक मामूली सा बदलाव है, आपको आगे बताऊंगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे जो होते हैं जो फॉर्म भरने जाते हैं, तो यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन मैं आपके पहले ही क्लियर कर दूं। बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछते हैं कि क्या सेंट्रल का ओबीसी चाहिए होगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा। और बेस्ट 4 के मार्क्स चाहिए होंगे, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। या फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं जो डीयू में होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, डीयू से और डाइट का बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है। इनका प्रोसीजर अलग होता है और उनका प्रोसीजर जो होता है वो अलग होता है। वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी और ये स्टेट लेवल की बातें करते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या होनी चाहिए एलिजिबिलिटी। तो जो भी कैंडिडेट फॉर्म भरने वाला है या जो फॉर्म भरने के लिए सोच रहा है, वो 10+2 12वीं पास होना चाहिए, ठीक है। 10+2 या तो उसकी सीबीएसई से होनी चाहिए, सीबीएसई बोर्ड से, या फिर किसी अदर बोर्ड से होना चाहिए। कहीं से भी 12वीं पास हो वो एलिजिबल है इसके लिए। और जो यहाँ पे परसेंटेज जोड़ी जाती है वो बेस्ट 5 की जोड़ी जाती है। देखिए, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। मैंने जब 2008 में एडमिशन लिया था तब भी बेस्ट 5 के ही सब्जेक्ट जोड़े गए थे। और आज 2020 की बात करें, 12 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी बेस्ट 5 ही जोड़े जा रहे हैं, इसमें कोई चेंज नहीं आया। अब यहाँ पे बच्चों को एक कंफ्यूजन हो जाती है कि बहुत सारे बच्चे कमेंट में ये पूछते हैं कि क्या फिजिकल एजुकेशन के मार्क्स जोड़ सकते हैं। अगर फिजिकल के मार्क्स जोड़ेंगे तो क्या 2.5% मार्क्स कट जाएंगे? तो मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका हूं कि डीयू में जो होता है वो यहां पे नहीं होता है। तो आप डीयू से इसको कंपेयर भूल के भी ना करें, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखें कि आप फिजिकल एजुकेशन बिल्कुल जोड़ सकते हो। आप जो 5 सब्जेक्ट जोड़ोगे ना इसमें कट ऑफ के लिए, मेरिट के लिए, उसमें कम से कम एक लैंग्वेज होनी चाहिए और प्लस में 4 सब्जेक्ट होने चाहिए। वो 4 सब्जेक्ट आपके कोई भी हो सकते हैं। आपके पास जो, देखो क्या होता है 12वीं क्लास में बच्चों के पास या तो 5 सब्जेक्ट होते हैं या फिर 6 सब्जेक्ट होते हैं। ऐसा तो होता नहीं कि 10-20 सब्जेक्ट है। अब मान लो इन किसी के पास 6 सब्जेक्ट हैं या किसी के पास 5 सब्जेक्ट हैं। 5 सब्जेक्ट वाले को एक लैंग्वेज जोड़ना कंपलसरी ही है और बाकी सब्जेक्ट हो जाएंगे। तो इसमें 2 लैंग्वेज भी जोड़ी जा सकती है। आप इस चीज को समझो, वहां पे एक लैंग्वेज लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एक ही लैंग्वेज जोड़ना है हमेशा। 2 लैंग्वेज भी जोड़ी जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे कह रहे हैं कि कम से कम आपकी एक लैंग्वेज होनी चाहिए, यानी कि जो आप 5 सब्जेक्ट की मेरिट बनाओगे कट ऑफ के लिए, मेरिट लिस्ट के लिए 5 सब्जेक्ट जो आप दोगे उसमें से कम एक लैंग्वेज होनी चाहिए, ऐसा ये कहते हैं। और 4 आपके सब्जेक्ट होने चाहिए। लेकिन आप यहाँ पे 2 लैंग्वेज प्लस 3 सब्जेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके, ठीक है। लेकिन ज्यादातर क्या होता है कि कभी कभी ज्यादातर देखा गया है बच्चों के साथ ऐसा होता है कि उनके इंग्लिश, जैसे बच्चों के पास 2 लैंग्वेज है, एक इंग्लिश और दूसरी हिंदी, तो इंग्लिश में मार्क्स कम होते हैं और हिंदी में मार्क्स ज्यादा होते हैं। ऐसा ही ज्यादातर होता है, मेरे साथ भी ऐसा ही था। मेरे इंग्लिश में 70 मार्क्स थे ओनली और हिंदी में 80+ थे। तो ऐसे में मैंने कौन सी लैंग्वेज को जोड़ा था? मैंने हिंदी को जोड़ा था, ठीक है। तो आप ऐसे में आप एक लैंग्वेज कोई सी भी जोड़ सकते हैं जिसमें आपकी ज्यादा परसेंटेज हो। फिजिकल एजुकेशन या दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट आपके पास 12वीं क्लास में हो, सारे जोड़े जाएंगे आपके इसमें परसेंटेज बनाने के लिए, ठीक है। कोई एडिशनल का कोई खतरा नहीं है, जो मर्जी वो जोड़ सकते हो आप उसमें। पर आपके 5 सब्जेक्ट में एक लैंग्वेज कंपलसरी है, एक लैंग्वेज कम से कम होनी चाहिए। तो यहां पे आप ये समझ चुके हो। आगे देखते हैं, कह रहे हैं कि 5% का रिलैक्सेशन किसको मिलेगा? जो या तो SC कैटेगरी के हों या ST कैटेगरी के हों या PWD कैटेगरी के हों, ठीक है, इनको मिलेगा। तो मिनिमम जो हमें फॉर्म भरने के लिए परसेंटेज होनी चाहिए हमारी, वो 50% होनी चाहिए। लेकिन अगर आप SC हो और ST हो, ठीक है, और आप PWD कैटेगरी से हो, तो मिनिमम 45% आपके हैं तो भी चलेगा, ठीक है। ये 50 और 45 मिनिमम है, मैक्सिमम का कोई यहाँ पे लेना देना नहीं है। तो आप ये ना समझे कि 50% है तो उसमें नंबर आ जाएगा। 50% मिनिमम इन्होंने बोल रखा है, ठीक है। कट ऑफ जो जाएगी, जो भी मतलब मेरिट जाती है वो ऊपर ही जाती है काफी। फिर यहाँ पे देखो, ये कह रहे हैं कि फॉर अदर बोर्ड्स, कोई दूसरे बोर्ड से, मान लो CBSE बोर्ड से हो, ठीक है, लेकिन दूसरे बोर्ड से हैं जो CBSE से नहीं है, उनको भी बेस्ट 5 सब्जेक्ट ही आपके इंक्लूड होंगे। एटलीस्ट कम से कम आपकी 1 लैंग्वेज होनी चाहिए, यानी कि 4 सब्जेक्ट प्लस 1 लैंग्वेज होनी चाहिए, जो भी आपने 12वीं क्लास में पढ़ी है, ठीक है, 10+2 लेवल पे ये बताया जा रहा है। तो ये हो गया आपका यहाँ पे। अगला पॉइंट देखो,
10th क्लास की परसेंटेज भी आपकी भरी जाती है जब आप फॉर्म को भरते हो। तो 10th क्लास में आपने देखा होगा कि कई सारे बोर्ड होते हैं जहाँ पे सीजीपीए वाला सिस्टम होता है, कई जगह पे सीजीपीए वाला सिस्टम नहीं होता, तो आपको वहाँ पे अपने हिसाब से परसेंटेज लिखनी है, ठीक है। जैसे कि दिल्ली से जो करे होंगे, जो बच्चे 10th कर चुके होंगे या सीबीएसई बोर्ड के रहे होंगे, तो उनके 9.5 से मल्टीप्लाई होता है सीजीपीए का। आज जिसके पास होगा ये वाला सिस्टम वो जानता होगा कि 9.5 से मल्टीप्लाई करके उसकी जो परसेंटेज बनाई जाती है वो परसेंटेज आपकी 10th क्लास की भरनी होती है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद कह रहे हैं कि इन डीएलएड कोर्स कैंडिडेट ऑप्टिंग फॉर उर्दू। हाँ देखिए, यहाँ पे उर्दू और पंजाबी वाले बच्चे भी होते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनके पास 12वीं क्लास में किसी के पास उर्दू रही हो, या ऐसा भी स्टूडेंट हो सकता है जिसके पास 12वीं क्लास में पंजाबी रही हो। तो उर्दू और पंजाबी की सीटें रिजर्व हैं कुछ डाइट में, जैसे कि केकेडी डाइट है, केकेडी बोला जाता है करकरडुमा को। यहाँ पे 20 सीटें जो हैं वो पंजाबी भाषा के लिए, पंजाबी भाषा के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए हैं। और अगर यहीं पे हम दरियागंज की बात करें, ठीक है, दरियागंज डाइट की बात करें, तो यहाँ पे क्या है, 20 सीटें जो है वो उर्दू स्टूडेंट के लिए है। लेकिन कैंडिडेट वही भरेगा इन सब्जेक्टों को जिसके पास 10th क्लास में और 12th क्लास में, ठीक है, दोनों लेवल में ये लैंग्वेज होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपके पास 12वीं में पंजाबी और 10वीं में नहीं है, या 12वीं में उर्दू है और 10वीं में नहीं है, तो फिर आप इस चीज़ का फ़ायदा नहीं ले पाओगे। आपके पास वो लैंग्वेज जो आप जोड़ रहे हो उसमें, तो आपको पास वो 10वीं और 12वीं में दोनों में होनी चाहिए। और आपको ये रिजर्व कैटेगरी में एडमिशन मिल सकता है, केकेडी में पंजाबी के लिए और दरियागंज में उर्दू के लिए, ठीक है। क्योंकि ये लैंग्वेज जो होती है सबके पास नहीं होती। ज़्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं उनके पास हिंदी और इंग्लिश होती है, लेकिन बहुत कम स्टूडेंट हैं जिनके पास ये लैंग्वेज होगी, तो उन्हीं को रिलैक्सेशन फायदा मिल सकता है इसके लिए, जो सीटें रिजर्व है। और बहुतों के पास संस्कृत होती है, तो आप संस्कृत भी जोड़ सकते हो। जो भी आपके पास लैंग्वेज है, कोई एक लैंग्वेज मिनिमम, आप कम से कम एक लैंग्वेज कोई भी जोड़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे यही बता रहे हैं कि उर्दू पंजाबी अगर लैंग्वेज जोड़ी जा रही है तो वो आपके पास क्या होना चाहिए, दोनों लेवल पे होनी चाहिए, बोथ लेवल पे, यानी 10th लेवल पे भी और 12th लेवल पे भी आपके पास लैंग्वेज होनी चाहिए। फिजिकल फिटनेस का क्या सीन है ये समझा देता हूँ कि देखिए, यहाँ पे ना आपको एक सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है जिसको फिटनेस सर्टिफिकेट कहा जाता है। ये आपको एमबीबीएस डॉक्टर से बनवा सकते हो आप, या एमबीबीएस से ऊपर एमडी वगैरह जो होते हैं उनसे बनवा सकते हो, ठीक है। इनसे आपको फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाना होता है। उसमें क्या होता है, वो एक उनका लेटर हेड होता है, उस पर सिंपल वो लिख देते हैं 2-4 लाइनें कि भाई फलाना ये स्टूडेंट है, इसका ये नाम है, इसके पिता का नाम ये है, इसकी आई साइड नॉर्मल है, ये मतलब चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं है, और तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। मतलब वो आपको लिख के ये दे देंगे कि भाई ये जो कैंडिडेट है ये बिल्कुल फिट है, शारीरिक रूप से फिजिकली फिट है। तो बस वो आपका एक सर्टिफिकेट बन जाता है, और ये बहुत आसानी से बन जाता है, इसमें शायद दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि जब मैंने बनवाया था तो बहुत नॉर्मल, हमारे घर के आसपास ही एक एमबीबीएस डॉक्टर था, उसने एक पेज पे लिख के दे दिया। आपको इसके लिए मामूली 100-200 रुपए देने पड़ेंगे, इतने में आपको वो बन जाएगा सर्टिफिकेट। तो आपको ये फिटनेस का बनवा लेना है, ठीक है। एज लिमिट की बात करें तो आपकी 24 साल से उम्र ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप SC ST और आप PWD कैटेगरी के हो तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल सकता है, यानी आप 29 साल के हो तो भी आपका ये चल जाएगा, वरना 24 साल से ज़्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए। देखिए, कई सारे स्टूडेंट आफ्टर 12th करते हैं डीएलएड, कई सारे ऐसे होते हैं जो आफ्टर ग्रेजुएशन यानी यूजी के बाद आते हैं करने। तो जो जितना लेट आता है उसकी उम्र उतनी ज़्यादा होती है, तो उसको रिलैक्सेशन तभी मिलेगा एज में जब वो SC ST या PWD कैटेगरी का होगा। अब रिजर्वेशन की बात कर ले तो देखो, मैंने आपको जब पहले वीडियो बनाया था वहीं पे बता दिया था कि 85% जो सीट होती है वो दिल्ली वाले स्टूडेंट के लिए रिजर्व होती है, ठीक है, दिल्ली पास आउट के लिए। और जो 15% सीटें होती है वो अदर जो आउटसाइड के जो पास आउट होते हैं उनके लिए होती है। तो देखिए, पहले जो प्रोसीजर होता था वो ये होता था कि आपसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगा जाता था जब मैंने एडमिशन करवाया था उस समय। पर अब के समय देखो क्या लिखा है, नो नीड टू सबमिशन ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी अब आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट की कोई जरूरत ही नहीं है। सीधा ये देखा जाता है कि किस बच्चे ने 12वीं क्लास जो है वो दिल्ली से पास किया। अगर किसी ने NCT दिल्ली से पास किया 12वीं क्लास तो वो 85 के लिए एलिजिबल हो जाता है। और अगर कोई दूसरी जगह से आता है, मान लो कोई राजस्थान से आ रहा है, कोई बिहार से पढ़ के आ रहा है 12वीं क्लास, कोई झारखंड से पढ़ के आ रहा है, कोई पंजाब से पढ़ के आ रहा है, तो वो अदर स्टेट का माना जाता है, तो उसका 15% सीटों के लिए वो एलिजिबल होता है। तो यहाँ पे ये बातें क्लियर लिखी है, तो ये आप यहाँ तो कुछ भी मतलब आपको कंफ्यूजन की जरूरत ही नहीं है। आप 12वीं पास हो तो आप 85% में आ रहे हो, सॉरी दिल्ली से 12वीं पास हो तो 85 में आ रहे हो, और अगर आप किसी दूसरे राज्य से पास हो तो फिर आप 15% में आओगे।
डोमिसाइल सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्या होता है, अगर कंफ्यूजन में आपको बता दो, इसको बोला जाता है निवास प्रमाण पत्र। यानी निवास प्रमाण पत्र ये दर्शाता है कि आप पिछले 3 साल से इस स्थान पे रह रहे हो। ठीक है, तो ये चीजें आपको यहाँ ध्यान रखनी है। अगला पॉइंट देखो, कह रहे हैं कि कैंडिडेट हैज टू अप्लाई टू एनी वन ऑफ द अबव 2 कैटेगरी। 2 कैटेगरी है, एक तो दिल्ली वाली और एक आउटसाइड वाली, यानी कि एक 85% वाली कैटेगरी है और एक 15% कैटेगरी वाली है। तो आप जब अप्लाई करोगे, आप किसी एक ही कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो, या तो आप दिल्ली वाली 85% में आओगे या फिर दूसरी बाहर वाली 15% में आओगे। ठीक है, तो आपको फायदा तभी मिलेगा इसका, ऐसा नहीं है कि कोई दोनों कर दे। और आगे देखते हैं, यहाँ पे देखो, इट इज मेड क्लियर टू द कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर एडमिशन फ्रॉम आउटसाइड दिल्ली। जो बाहर के स्टूडेंट जो आउटसाइड दिल्ली के हैं, जो अप्लाई कर रहे हैं, उनको बिल्कुल क्लियर कहा जा रहा है कि जो SCRT है या जो डाइट है, किसी भी प्रकार का कोई हॉस्टल आपको अवेलेबल नहीं करवाएगी, ना ही आपको किसी प्रकार की रहने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी डाइट या SCRT के द्वारा। ठीक है, आप अगर बाहर से आए हो, मान लो आप किसी अदर स्टेट से आए हो, तो आपको अपने रहने का जो बंदोबस्त है वो खुद ही आपको करना पड़ेगा। ठीक है, डाइट आपको नहीं करवाएगी, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, एकदम क्लियर बताया हुआ है। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम नीचे, यहाँ पे देखो सीट बता रखी है कि कैटेगरी वाइज जो सीटें हैं, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर गवर्नमेंट डाइट के लिए बता रखी है। गवर्नमेंट डाइट में टोटल लगभग 1040 के करीब सीटें हैं। ठीक है, लगभग 1040 के करीब सीटें हैं गवर्नमेंट डाइट में टोटल। तो इसमें बता रखा है कि जो जनरल की सीटें हैं वो 463 है। ठीक है, और OBC की जो सीटें हैं वो ये दिल्ली वालों के लिए है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, 132 हैं, SC के लिए 133 हैं, ST के लिए 66 हैं, फिर NCC के लिए 9 है, स्पोर्ट्स के लिए 18 हैं। ठीक है, और अदर कैटेगरी की फिर ये देख रहे हो आप थोड़ी थोड़ी सीटें हैं। ये तो हो गई दिल्ली के लिए। यहीं पे अगर हम आ जाते हैं 15% वाले जो आउटसाइड वाले हैं, उनके लिए कितनी सीटें हैं, जनरल की है इतनी सीटें 92, OBC की 24। ठीक है, SC की सीटें की बात करें तो 23 है, ST की बात करें तो 12 है, और फिर 5 जो है वो PWD की है। तो इस तरीके से सीटों का रिजर्वेशन है। अगर आप इसे समझते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको इसको कोई ज़रूरत नहीं है इसे समझने की। फॉर्म भर देना, नंबर आना होगा तो आपका आ जाएगा, और नहीं आना होगा तो नहीं आएगा। आपको क्लियर पता लग जाएगा 2-3 जो मेरिट आती है उसकी। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये आपकी जो डाइट है, गवर्नमेंट डाइट है, 9 डाइट है गवर्नमेंट। तो 9 डाइट में कितनी कितनी किस किस चीज़ों की सीटें हैं वो आपको यहाँ पे बताया हुआ है। जैसे केशवपुरम में दिल्ली के स्टूडेंट के लिए जनरल की 66, OBC के 19 है, SC की 20 है, ST की 10 है, NCC की 1 है, स्पोर्ट्स की 3 है। ऐसे ही अदर साइड के लिए जनरल की 14 है, OBC की 3 है, SC की 3 है, ST की 2 है। इस तरीके से आपको टोटल बता रखी है। टोटल 150 सीटें हैं, जिसमें से 128 जो है वो दिल्ली वाले के लिए और 22 सीटें जो है वो बाहर वाले के लिए। इसी तरीके से सभी डाइटों का बता रखा है। आप इतना डीप नहीं जाना आपको, आप आराम से समझो उसे। मैं आपको समझा दिया कैसे देखनी है ये कट। ठीक है, इसके बाद ये आपको यहाँ बता रखा है, DP का मतलब है 85% वाले स्टूडेंट जो दिल्ली पास आउट है, और OP का मतलब है अदर साइड पास आउट जो कि मतलब दिल्ली के बाहर के हैं। तो ये आपको स्टार्टिंग में ही समझा दिया था। और ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जो सीटें हैं ये आपको बता रखी है। प्राइवेट इंस्टीट्यूट में टोटल सीटें कितनी है, देखिए लगभग 1950 के करीब प्राइवेट में है। तो यहाँ पे अगर हम टोटल सीटों की बात करें तो गवर्नमेंट डाइट की सीटों की बात करें तो 1040 के करीब है, प्राइवेट डाइट की बात करें तो 1950 के करीब है। ठीक है, गवर्नमेंट में फीस सस्ती होती है और प्राइवेट में फीस जो होती है वो थोड़ी महंगी होती है। तो यही अंतर है इन दोनों में, बाकी जो वैल्यू है दोनों की सेम होती है, वैल्यू में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। और यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि EWS जो कैटेगरी है 10% आरक्षण की बात उनके लिए भी की गई है। तो यहाँ पे देखो ये प्राइवेट कुछ डाइटें हैं जहाँ पे बताया हुआ है कि सीटें जो हैं कैटेगरी वाइज किस तरीके से आप देख सकते हो। अब आगे देखो, एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर अवेलिंग रिजर्वेशन। अगर रिजर्वेशन वाले स्टूडेंट की बात करें तो यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं देखो। कह रहे हैं फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड फॉर अवेलेबल रिजर्वेशन अंडर डिफरेंट रिजर्वेशन कैटेगरी इन केस ऑफ कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर एडमिशन अंडर एनी रिजर्व कैटेगरी फेल्स टू प्रोड्यूस सर्टिफिकेट फॉर द पर्टिकुलर कैटेगरी एट द टाइम ऑफ एडमिशन इन accordance with requirement mentioned under particular category, failing which he will not considered for admission। ठीक है, सीट विल बी गिवन द नेक्स्ट कैंडिडेट। इसका मतलब समझिए, ये कह रहे हैं कि मान लो किसी बच्चे ने अपना फॉर्म भरा,
फॉर्म भरते वक्त उसके पास ऑप्शन आया कैटेगरी का, उसने कैटेगरी चूज कर ली एससी कैटेगरी, या उसने चूज कर ली एसटी कैटेगरी, या फिर उसने चुन लिया ओबीसी, या फिर पीडब्ल्यूडी, ठीक है, या फिर अलग कोई कैटेगरी चुन ली। और जब एडमिशन का समय आया, उस समय में वो बच्चा अपना सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाया। मान लो मैंने अपना फॉर्म भरा और मैंने उसमें कैटेगरी चुन ली है ओबीसी कैटेगरी। अब मैं ओबीसी कैटेगरी मैंने भर दिया कि मैं ओबीसी हूं। अब जो डाइट है, जो फॉर्म भरा है, उनके लिए तो मैं ओबीसी हो गया ना। अब मेरे पास मान लो ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं है और मैं चला गया एडमिशन कराने, वहां पे मैंने ओबीसी का सर्टिफिकेट अगर मैं उनको नहीं दिखाऊंगा तो मेरी सीट वहीं पे क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, मुझे कोई एडमिशन नहीं मिलेगा। मेरी जगह नेक्स्ट कैंडिडेट जो होगा, जो अपने डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस कर पाएगा, दिखा पाएगा वहां पे, उसको वो सीटें मिल जाएंगी। तो यहाँ पे ये चीजें इतनी क्लियर लिखी हुई है, आपको समझ में आना चाहिए। अगर बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं कि भर देते हैं अपना फॉर्म किसी कैटेगरी से और वो ये सोच लेते हैं कि मैं बनवा लूंगा एडमिशन के टाइम तक। 99% स्टूडेंट बनवा भी लेते हैं, लेकिन 1% स्टूडेंट ऐसे जो नहीं बनवा पाते। तो जो नहीं बनवा पाते, बाद में कैटेगरी आपकी चेंज नहीं होगी। आपने एससी भरा था तो एससी ही रहोगे, वहां पे आपने एससी का नहीं दिखाया तो फिर आपको वहां पे निकाल दिया जाएगा। ये क्लियर आपको यहाँ पे बता दिया गया है एकदम। आगे कह रहे हैं कि कैंडिडेट हु डू नॉट possess the required valid certificate of reserve category in his her name for the category he she has applied, यानी कि आप नहीं दिखा पाए अपना डॉक्यूमेंट जिसने अपने नाम पे जो भी मतलब कैटेगरी चुनी थी, तो applied for are hereby advised to apply for the same immediately to competent authority to avoid refusal for admission। तो वहां पे आपको क्या होगा, एडमिशन के लिए रिफ्यूज किया जा सकता है, मना किया जा सकता है। सिलेक्टेड इन हिज हर रिस्पेक्टिव कैटेगरी, ठीक है, आपकी कैटेगरी के लिए द एडमिशन विल बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। जो आपकी 12th की जो परसेंटेज होती है उसकी मेरिट बनाई जाएगी और उसके अकॉर्डिंग आपको एडमिशन मिलेगा। तो कैटेगरी बहुत सोच समझ के भरें। अगर मान लो आपके पास नहीं है, आपने भर दिया, तो आपके पास पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं उस काउंसलिंग वाली डेट तक बनवा लूंगा, और बनवा लोगे तो ही जाना, अगर नहीं बनवा पाते तो वैसे भी आपको वहां पे लिया नहीं जाएगा। यहाँ पे देखो 12th की मेरिट के अकॉर्डिंग आपको एडमिशन मिलता है, लेकिन कुछ रूल होते हैं इस पे मेरिट पे भी, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। जैसे मैं आपको एक हिंट दे देता हूं, पहले 12वीं क्लास के मार्क्स देखे जाते हैं। मान लो 12वीं में आपके 70% है, 12वीं क्लास में किसी दूसरे स्टूडेंट के भी 70% मार्क्स हैं। अब ऐसे में तो दोनों के सेम हो गए, तो ऐसे में फिर उसकी 10th की मार्क्स देखी जाती है। 10th में कहीं अगर 10th में भी सेम हो गए तो फिर डीओबी वगैरह देखी जाती है। इस तरीके से कुछ रूल होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा बाद में। यहाँ पे जरूरत नहीं आपको ये चीज समझने की। आगे देखते हैं। एससी एसटी कैंडिडेट क्या है इनके लिए। ए कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST कैटेगरी हैज टू सबमिट हिज हर कैटेगरी कैंडिडेट सर्टिफिकेट इन हिज हर नेम ओनली। हाँ, एक गलती ये भी करते हैं, पिता के नाम का, माता के नाम का, भाई के नाम का, बहन का नाम का, किसी के नाम का आपका सर्टिफिकेट बिल्कुल नहीं चलेगा। जो बच्चा एडमिशन लेने जा रहा है, सर्टिफिकेट केवल उसी के नाम पे होना चाहिए, हिज हर नेम ओनली एज पर द गवर्नमेंट रूल्स फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ कंसर्न स्टेट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। आपका जो मतलब जो भी अथॉरिटी आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा बनवाया होना चाहिए, या फिर आप किसी स्टेट के हैं तो स्टेट का बनवाया होना चाहिए। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है उसके द्वारा, डिप्टी कमिश्नर द्वारा, इनके द्वारा बनाया हुआ, SDM वगैरह के द्वारा जो होता है वो आपका चल जाएगा, ठीक है। लेकिन इससे नीचे वाली रैंक के अगर से किसी से बनवाओगे तो वो नहीं चलेगा। और यहाँ पे SC ST वाला आपका हो गया। एक चीज और भी समझ ले, SC ST या OBC आप किसी भी राज्य का भी लाते हैं ना, मान लो जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो दिल्ली के हैं, वो दिल्ली का बना हुआ दे देंगे तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे मान लो कोई बिहार का बच्चा है, उसने अप्लाई किया, तो वो बिहार का बना हुआ SC ST OBC भी देगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, ठीक है। यहाँ पे OBC में सेंट्रलाइज वाला आपका कोई मतलब पंगा नहीं आएगा, जैसा कि आपका DU में आता है। तो देखिए OBC वाले कैंडिडेट सुन ले। एक कैंडिडेट अप्लाइंग अंडर दिल्ली पास आउट। अगर आपने ये दिखाया कि आप 12th पास दिल्ली से हो,
ठीक है, और आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपका जो ओबीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए वो एनसीटी दिल्ली वाला होना चाहिए, यानी कि आपका दिल्ली का बना होना चाहिए। अब यहाँ पे सेंटर वेंटर की कोई दिक्कत नहीं आपको, आपका दिल्ली का स्टेट वाला सर्टिफिकेट भी है तो आपका बिल्कुल बढ़िया चलेगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। केवल डीयू में होता है कि आपके सेंट्रलाइज होना चाहिए, सेंट्रल लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए, ये वो ऐसी कोई दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं आने वाली। बिल्कुल आप 100% आपके पास दिल्ली का है तो आप बिल्कुल चलेगा। और ये कह रहे हैं कि आपको ये रिक्वायर्ड ये जो आपका दिल्ली का सर्टिफिकेट है वो आपको सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो है आपके स्टूडेंट जो है उसके नाम पे होना चाहिए, ये चीज आपको ध्यान रखना है, केवल और केवल स्टूडेंट के नाम का होना चाहिए। द कैंडिडेट ऑफ अदर स्टेट, जो दूसरे स्टेट के बच्चे हैं जिन्होंने अप्लाइंग अंडर अदर देन दिल्ली पास आउट, जिन्होंने दिल्ली की जगह किसी अदर स्टेट की जगह पास आउट भरा है, वो उनको जरूरत पड़ेगी सबमिट करने की कि अपना जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो आप अपनी अथॉरिटी से, जहां जो भी आपका स्टेट हो या यूटी हो, जहां के आप रहने वाले हो वहां के नाम से आप दे सकते हैं। जैसे मान लो कोई पंजाब का बच्चा है, पंजाब में 12वीं पढ़ा हुआ है, पंजाब में रहता है लेकिन उसने दिल्ली में सीआरटी में अप्लाई कर दिया है, तो उसका जो सर्टिफिकेट होगा एससी एसटी ओबीसी वो पंजाब का होगा, बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और यहाँ पे एक चीज क्लियर है कि आपको एनसीएल करवाना पड़ता है। ओबीसी जो है एनसीएल कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ कास्ट सर्टिफिकेट इशूड आफ्टर 13 जून 2019 फ्रॉम द कंसर्न अथॉरिटीज। तो यहाँ पे क्या है कि आपका जो सर्टिफिकेट होगा वो 30 जून 2000, ठीक है, आपका जो सर्टिफिकेट होगा वो 30 जून 2019 के बाद का होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपका इससे पहले का बना हुआ है तो आपको एनसीएल करवाना पड़ेगा। एनसीएल का मतलब होता है नॉन क्रीमी लेयर। हाँ देखिए, यहाँ पे ओबीसी सर्टिफिकेट दो तरह के होते हैं, एक क्रीमी लेयर होता है, एक नॉन क्रीमी लेयर होता है। इन दोनों पे क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर क्या होता है, सेंटर और स्टेट का क्या होता है, इस पर मैंने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बनाई है, आप उसे देख लो। नॉन क्रीमी लेयर का मतलब है कि आपकी जो सालाना इनकम है वो 8 लाख, वर्तमान समय में 8 लाख इनकम है, 8 लाख से आपकी कम इनकम होनी चाहिए, तब आपको एनसीएल सर्टिफिकेट इशू होता है। अगर आपका एनसीएल की जगह नॉन क्रीमी लेयर की जगह क्रीमी लेयर है, सीएल वाला सर्टिफिकेट है, तो आपको ओबीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपने पहले बनवा रखा है तो आप जाके उसको रिन्यू करवाना होता है, आपको बोलना है कि मुझे एनसीएल कर दो, यानी वो आपके इस साल का एनसीएल करके आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। और आगे देखिए, द कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन अंडर रिजर्व कैटेगरी हैज टू मैंडेटरी प्रोड्यूस द कास्ट सर्टिफिकेट कैटेगरी सर्टिफिकेट, ठीक है, इन हिज हर नेम। यानी जो भी बच्चा इन कैटेगरी से अप्लाई कर रहा है, एससी एसटी ओबीसी, उसे एडमिशन के समय पे अपना जो सर्टिफिकेट है वो लाना जरूरी है। द सर्टिफिकेट इन द नेम ऑफ आइदर ऑफ द पेरेंट्स, मदर, फादर और एनी फैमिली मेंबर इज नॉट बी एक्सेप्टेबल। यानी कि अगर आप माता पिता या किसी फैमिली मेंबर के नाम पे सर्टिफिकेट लाते हो तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है, और आपको कोई एडमिशन नहीं दिया जाएगा। तो आपका ये ध्यान रखना है, आपके नाम पे ही होना चाहिए। आगे कह रहे हैं द रिजर्वेशन सर्टिफिकेट शुड बी इश्यूड फ्रॉम द रिस्पेक्टिव स्टेट इन विच द रिजर्वेशन इज बीइंग क्लेम्ड। In case a candidate claim the seat reserved from the Delhi pass out candidate, she has to bring SC ST OBC सर्टिफिकेट इशू द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। यानी कि आपने अगर दिल्ली पास आउट भरा है तो आपको सर्टिफिकेट भी दिल्ली का ही देना पड़ेगा। 12वीं आप दिल्ली की दिखा रहे हो तो सर्टिफिकेट भी आपको कुछ इस प्रकार से वहीं का देना होगा। तो ये आपसे बताया जा रहा है। ओबीसी जो है एनसीएल करवाना जरूरी होता है, नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ओबीसी कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ कास्ट सर्टिफिकेट इश्यूड आफ्टर 30 जून 2019 फ्रॉम द कंसर्न अथॉरिटी एज मेंशन अबव। और इसके बाद अगर मान लो अगर आपका सर्टिफिकेट इस तारीख से पहले का है तो मस्ट टू बी अकम्पेंड विद एन एडिशनल सर्टिफिकेट रिगार्डिंग टू प्रेजेंट नॉन क्रीमी लेयर स्टेटस ऑफ कैंडिडेट। तो आपको अगर मान लो पहले का है तो आपको अपने एसडीएम ऑफिस में जाना है जहां से आपने अपना बनवाया है सर्टिफिकेट, वहां पे जाके उसको एनसीएल करवाना है, यानी नॉन क्रीमी लेयर का स्टेटस, वर्तमान स्टेटस चाहिए होगा आपका इस वाले ईयर का, ठीक है। वो आपका एनसीएल कर देंगे, उसमें बता देते हैं कि भाई आपकी जो, आपको ये बताना होता है कि आपकी इनकम जो है वो 8 लाख से कम है, तो उसके अलावा आपका रिन्यू हो जाता है, उसमें डेट तारीख वगैरह लगा दी जाती है, ठीक है। तो ये आपसे कहा जाता है।
पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट हैं उसको रिजर्वेशन मिलेगा, लेकिन उसकी जो डिसेबिलिटी है वो 40% से ज़्यादा होनी चाहिए। मान लो उसको किसी स्टूडेंट को देखने में दिक्कत हो, सुनने में दिक्कत हो, या फिर कोई ऑर्थोपेडिक कोई दिक्कत हो, तो वो 40% से ज़्यादा की डिसेबिलिटी होनी चाहिए और सर्टिफाइड होना चाहिए किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के द्वारा, मेडिकल बोर्ड के द्वारा, ठीक है, वही एक्सेप्ट किया जाएगा। इसके बाद एनसीसी के जो कैंडिडेट है उन्होंने 11-12 के बेस पर उनका जो सर्टिफिकेट है वो ए या बी लेवल का होना चाहिए। स्पोर्ट्स कोटा जो है, स्पोर्ट्स कोटा का अगर कोई फायदा उठाना चाहता है तो सर्टिफिकेट फॉर द पार्टिसिपेशन एट नेशनल लेवल का खेला होना चाहिए, सीनियर सेकेंडरी या फिर सेकेंडरी लेवल पर। और ये जो भी सर्टिफिकेट होगा वो नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया या फिर स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा रिकॉग्नाइज होना चाहिए, ठीक है, तो ये तभी उसको फ़ायदा मिल पाएगा। इसके अलावा ये कुछ और है, इनको कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता है क्योंकि इनकी इतनी ज़्यादा रिजर्व सीटें नहीं होती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, बस आगे आपका फिर ये फॉर्म भरने वाला आ गया है। तो यहाँ पे मैंने आपको बेसिक वो बता दिया कि क्या क्या मतलब एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो मैं आपको बताऊंगा कि आपको फॉर्म भरने में क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए उस समय में, ठीक है। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है लेकिन आपको सारी चीज़ें समझा दी हैं। आप ध्यान रखें, जो जो बातें बताई हैं वीडियो को 1 से 2 बार देख लें, प्रोस्पेक्टस को पढ़ लें, उसके बाद अपने एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे।